बच्चा कब करना है? व्हाट इज द राइट एज? तो बायोलॉजिकली या फिजिकली एज ए डॉक्टर मैं बोलूँ तो सच में 25 से 35 के बीच में आपके बच्चे हो जाने चाहिए। किसी के भी बोलने से या प्रेशर में आके बच्चा कभी नहीं करना चाहिए। पता है हमारी जनरेशन के साथ प्रॉब्लम क्या है? हमें लगता है व्हेन वी आर पुश्ड वी डोंट वांट टू डू इट। टाइम पे करने से आपका ही मेंटल बैगेज कम होने वाला है। मेरे को फॉर्मूलाज से काफ़ी प्रॉब्लम है, सच बताऊँ तो। उस डब्बे पे भी नीचे लिखा है मदर्स मिल्क इज द बेस्ट फॉर योर चाइल्ड। फंडा ये होता है समझने का, तो बाहर आते ही आपसे बिल्कुल दूध कैसे हो जाएगा? काजल लगाने का कोई फायदा है? उन तक ये टेक्नोलॉजी पहुंची नहीं शायद। क्या बात कर रहे हो? बहुत मुश्किल है ऐसा तो। ग्रैंड पेरेंट्स तो फिर मसाज फिर वो पहलवान वाली करते हैं पूरी। एग्जैक्टली। तो ये मेरे पास आते हैं बच्चे, हड्डी निकल गई। मेरा नाम है एबी। वेलकम टू मिर्ची स्टूडियोज मैम। हाउ आर यू? हाय अभी, थैंक यू, आई एम गुड। थैंक यू Okay. फॉर हैविंग मी। थैंक यू। सबसे पहले ये बताइए कि आपने ये जो बुक लिखी है इसका आइडिया कैसे आया आपको? आई थिंक मेरे को तो आइडिया आया ही नहीं था। ओके। ये लाइक आई हैव अ पेज ऑन इंस्टाग्राम बाय द सेम नेम, बच्चों की डॉक्टर। तो अच्छा। उसमें मैं वीडियोस बना रही थी, 1-1.5-2 साल हो गए ऑलमोस्ट। वन ऑफ द मदर हु मतलब saw those videos, connected with the videos probably. She turned out to be editor English Penguin. ओह। तो शी अप्रोच्ड अस कि भाई ये जो ज्ञान है ये थोड़ा ज़्यादा लोगों तक पहुंचना चाहिए, जो इंस्टाग्राम पे नहीं है उन तक भी। शी अप्रोच्ड अस, मेल किया। फिर आदित्य मेरे हस्बैंड को लगा कि हाँ मेरी बीवी थोड़ी सी वेली है, इससे और थोड़ा काम कराते हैं। तो आई थिंक ही पुश्ड मी इनटू राइटिंग इट एंड आई व्हेन वी स्टार्टेड मतलब वी कंसीव्ड दिस आइडिया, तब मैं ऑलरेडी आई वाज एक्सपेक्टिंग माय सेकंड चाइल्ड। ओह। तो थोड़ा बिजी टाइम में ये भी काम हो गया। मतलब वो था कि पता था करना क्या है, जो ऑलरेडी नॉलेज हम शेयर कर रहे थे इंस्टाग्राम पे, वही बुक में ट्रांसलेट कर दी इन अ बेटर और क्या अंडरस्टैंडेबल वे। वही था। तो उसी बुक के जो भी अंश हैं वो मैं चाहता हूँ कि थोड़े बहुत लोगों तक पहुँचे। हाँ ज़रूर। ठीक है। तो सबसे पहले मैं जानना चाहता हूँ कि जो सबसे पहला क्वेश्चन आजकल के मॉडर्न पेरेंट्स में आता है, मॉडर्न पेरेंट्स टू बी में आता है कि यार बच्चा कब करना है? व्हाट इज़ द राइट एज? कई लोग ऐसे कहते हैं कि यार हम तैयार नहीं हैं। आई नो गूगल पे ये है, यूट्यूब पे है कि बेस्ट एज तो 20s ही होती है। ट्रू, Right? बायोलॉजिकली। राइट। लेकिन कई लोग ऐसे हैं जो अब 30s में तो मैरिज ही करते हैं। बिल्कुल। ठीक है। तो 30s के बाद व्हाट इज़ द थ्रेशोल्ड कि तब तक आप कर लो, नहीं तो उस वक्त प्लान ही मत करना? सी अब आज की डेट और टाइम में प्लान ही मत करना तो मतलब नहीं है। Like natural मेडिकली process से बात कर रहा हूँ मैं। हाँ, अगर नेचुरल प्रोसेस की हम बात करते हैं तो द यंगर योर बॉडी इज, यू आर एबल और केपेबल ऑफ टेकिंग अप चैलेंजेस ना। बच्चा पालना भी बहुत मेजर चैलेंज है। Right. तो बायोलॉजिकली या फिजिकली एज ए डॉक्टर मैं बोलूँ तो सच में 25 से 35 के बीच में आपके बच्चे हो जाने चाहिए। Okay. और ये मैं बहुत बड़ा करके बोल रही हूँ। रेंज 25 से 35 इज 10 years. यू हैव लॉट ऑफ टाइम ऑन यू। बट अगर मैं एक एज अ मदर बोलूँ या एज अ पर्सन जिसका एक जो फैमिली में भी है, प्रोफेशनल भी हूँ, मेरे को अपना काम है, डॉक्टर हूँ, तो मेरा प्रोफेशन भी है, मेरा घर भी है, मेरे को बाकी चीज़ें भी देखनी है। यू हैव टू बी इन अ वेरी हैप्पी एंड कैसे बोलते हैं ना, शांत मेंटल स्पेस। वांटिंग टू हैव अ चाइल्ड इज़ इम्पॉर्टेंट क्योंकि वो बहुत बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। तो यू नीड टू बी फिजिकली रेडी फॉर इट, you need to be mentally ready for it and financially stable for it. तो it has to be, मतलब आप दोनों का डिसीजन है, हस्बैंड वाइफ मिलके ही बच्चा पालोगे, बट वो अंदर से आना चाहिए कि अब मुझे बच्चा चाहिए। किसी के भी बोलने से या प्रेशर में आके बच्चा कभी नहीं करना चाहिए। सो जो कपल्स हैं जो अपनी लाइफ में देखते ही नहीं है कि मेरे को दिख ही नहीं रहा मेरे पास बच्चा है, कभी रिस्पेक्ट दैट ऑल्सो। मत करो, कोई बात नहीं। मम्मी पापा के लिए मत करना बच्चे, अपने लिए करना। क्योंकि बच्चा जब होने वाला है 2 साल तक वो रात में नहीं सोता। ठीक है, 6 महीने दूध पिलाओगे, उसके बाद भी 2 साल तक दूध तो पिलाना ही है माँ को। रात में उठ के, अभी भी लाइक कपल ऑफ नाइट्स बैक बोथ ऑफ अस, बड़ी बेटी को उल्टियाँ हो रही है, छोटी बेटी को वैसे ही स्लीप रिग्रेशन चल रहा है, बार उठ रही है। बोथ ऑफ अस वेर अवेक द होल नाइट। एक बड़े को संभाल रहा है, एक छोटे को। सो इट्स अ लॉट ऑफ, एंड नेक्स्ट डे ही ऑल्सो हैज़ हिज वर्क एंड मेरे को भी हॉस्पिटल जाना है काम करने। तो वो चैलेंजेस आएंगे, तो बाद में वो फ्रस्ट्रेशन नहीं होना चाहिए कि भाई क्या कर लिया, क्यों कर लिया, एंड देन यू सीक ईजी वे आउट, क्विक फिक्सेस। कुछ भी करके इसको सुला दो, कुछ भी करके दवाई दे दो, 2 दिन में ठीक कर दो, वो नहीं होने वाला है। तो बहुत कुछ आएगा आगे, तो उसके लिए फिर स्माइल के साथ चैलेंजेस झेलने हैं, तो वो तभी होगा जब आप मेंटली रेडी हो उसके लिए पहले से। तो फिजिकल, इमोशनल, साइकोलॉजिकल, फाइनेंशियल सारी स्टेबिलिटी चाहिए बच्चे को लाने से पहले। तो एक बात बताओ, जो मॉडर्न पेरेंट्स हैं जो कहते हैं कि यार हम अभी 30 में तो शादी करी है, 31 में बच्चा कैसे कर ले? ठीक है, वो कहते हैं कि यार हम
34-35 में सोचेंगे। अब इसका काउंटर पेरेंट्स करते हैं कि यार अगर आप 35 में करोगे तो उनकी शादी के टाइम तक तो आप दादा दादी की उम्र के हो जाओगे, ये है वो है, तो समाज का काफ़ी प्रेशर रहता है। कैन वी टैकल दैट प्रेशर? डू यू हैव लाइक अ वे आउट फ्रॉम दैट? सो यू नीड टू सी योर ओन बॉडी, यू नीड टू लिसन टू योर ओन बॉडी। क्योंकि अगर आप सोचते हो कि येस वी सी अ किड इन आवर लाइफ, इट शुड बी डन एट द राइट टाइम, वो फैमिली का प्रेशर मत सोचो। ये सोचो कि बच्चा पालने में तुम्हारी बॉडी भी साथ दे ना, मतलब तुम खुद ही तुम्हारे हाथ पैरों में दर्द, और विद एज यू ऑल्सो हैव डायबिटीज़, हाइपरटेंशन, बहुत सारे प्रॉब्लम्स हो जाते हैं। कंसेप्शन में प्रॉब्लम आता है, फिर कंसीव करने में प्रॉब्लम आता है, तभी इतना IVF हो रहा है आजकल। सो बहुत सारी चीज़ें हैं, तो आपको ही वो मेंटल जो प्रॉब्लम्स हैं वो आपको ही झेलने हैं। मम्मी पापा के बारे में मत सोचो। पता है हमारी जनरेशन के साथ प्रॉब्लम क्या है? हमें लगता है व्हेन वी आर पुश्ड वी डोंट वांट टू डू इट। तो वो जो प्रेशर है ना कि मम्मी के लिए कर रही हूँ, सास का प्रेशर है, लोग बोलते हैं, वो कोने में रख दो। बिल्कुल आराम से हस्बैंड वाइफ बैठ के कॉफ़ी पीते हुए चिल मारो कसौली में, और फिर डिसाइड करो कि भाई अभी प्रॉब्लम झेलनी है, अभी जब बॉडी भी साथ दे रही है। और मदरहुड और पेरेंटहुड इज़ नॉट द एंड ऑफ द वर्ल्ड। ऐसा नहीं है बच्चों के बाद आप इंजॉय नहीं करते हो। अभी हम दोनों सोच रहे थे कि ये काम करके अभी हम जाएंगे बाहर, कुछ कॉफ़ी वॉफ़ी पी के फिर घर जाएंगे, तो हमारी कॉफ़ी डेट्स ख़त्म नहीं हो गई हैं। हमारे डिनर्स नहीं होते, अब हम ब्रेकफास्ट बफेज पे जाते हैं जब मेरे को और मेरे हस्बैंड को टाइम निकालना होता है। तो वो एक पॉइंट ऑफ व्यू चेंज करने की ज़रूरत है। बट वो प्रेशर हट जाएगा ना एक बार कि मैं किसी और के लिए कर रही हूँ, तो वो अंदर से खुद ही आता है। क्योंकि ऐसे लोग हैं, वो है ना आजकल डबल इनकम नो किड्स वाला एक फंडा चल रहा है। अगर वो वाला कपल है, और हमारी फैमिली में भी हैं कुछ लोग ऐसे, बहुत क्लोज भी हमारी फैमिली में, अरे जो करना है करो। हम अब मैं तो चलो, मेरे हस्बैंड तो और भी, उनको जैसी कोई बोलता है ना बच्चे नहीं कर रहे हो, ही वुड कम एज देयर चैंपियन। तुमको थोड़ा ना पालना है उनका बच्चा, देयर डिसीजन, लेट देम बी, राइट। बट जिसको करना है टाइम पे करने से आपका ही मेंटल बैगेज कम होने वाला है। मत सोचो दुनिया के बारे में, सोचो ही मत। करना है तो भी मत सोचो, और नहीं करना है तो भी मत सोचो। ठीक है। एंड लाइक हम प्रोसेस वाइज चलेंगे प्रॉपर, ठीक है? अभी बात कर ली लाइक करना है, सोचना है। अब मान लो करना है, ठीक है? उसके बाद लड़कियों के दिमाग में, इवन हस्बैंड्स के दिमाग में एक बड़ा सवाल आता है एट द टाइम ऑफ डिलीवरी कि यार नेचुरल करवाना है या सी सेक्शन करवाना है। बिकॉज कहीं होते हैं पेनलेस करवाना है तो सी सेक्शन के थ्रू जाते हैं, कुछ होते हैं कि नहीं भाई, जब पेरेंट्स ने भी बोला होता है कि नेचुरल ही करवाना। व्हाट्स द बेटर वे अकॉर्डिंग टू ह्यूमन बॉडी? मेरे को जो बात समझ नहीं आती है कि ये आप कैसे डिसाइड, ये कब चेंज हो गया नैरेटिव कि आप डिसाइड कर रहे हो कि मुझे कैसे पैदा करना है। मतलब मैं बहुत ओल्ड स्कूल डॉक्टर हूँ, मुझे अभी भी, मैं प्राइवेट प्रैक्टिस करती हूँ, बट कई लोग बोलते हैं कि सरकारी डॉक्टर की तरह ट्रीट करती है। बट डू द पेशेंट्स कम टू यू telling such things कि यार हम डिसाइड कर लेते हैं कैसे करना है? They do, but मेरे को luckily I'm on that the other side of the table. I come in their life after they've had a baby. Okay. I'm a pediatrician. तो वो गायनेकोलॉजिस्ट बेचारी झेलती होगी कि हमें तो ऐसे करना है वैसे करना है। लेकिन जो बॉडी का नेचुरल मैकेनिज्म है, there's a reason कि उसको हम नॉर्मल डिलीवरी बोल रहे हैं, कि वो उसके बाद थोड़ा ईजी हो जाता है रिकवरी, ब्रेस्ट फीडिंग ईजी हो जाता है। बट कीपिंग इन माइंड, जैसे तुमने बोला कि आजकल एज के साथ हम देर से बच्चे कर रहे हैं, तो हमारी बॉडी में ऑलरेडी कॉम्प्लिकेशंस होते हैं। पहले वो पिक नहीं होते थे, अब बहुत जल्दी हम, मॉनिटरिंग इतनी अच्छी होती है पूरे क्या बोलते हैं प्रेगनेंसी के दौरान, हम पिक करते हैं प्रॉब्लम्स जल्दी। अगर हमें थोड़ा भी रिस्क, एक दो बच्चे हो रहे हैं भाई, कौन रिस्क लेगा? तो सिजेरियन किया जाता है। तो मैं बोलती हूँ स्टे अंडर अ ट्रस्टेड डॉक्टर्स फॉलो अप, वेयर यू बोथ कैन कम्युनिकेट रियली वेल, अपनी नीड्स भी और डॉक्टर भी आपको प्रॉब्लम है तो बताए। पर फिर अगर वो डिसाइड करते हैं आपके लिए कि सिजेरियन वुड बी अ बेटर ऑप्शन, अब बच्चा तिरछा है पेट में, अब उसका हाथ पैर टेढ़ा करके तुम बाहर से निकालने की कोशिश करोगे, तो आज की डेट में हम वो नहीं करना चाहते। इट वुड बी बेटर कि आप सिजेरियन करो, ठीक है? अब अगर मदर को कोई बहुत हाई BP शूट कर गया है, हम नॉर्मल डिलीवरी का टाइम वेट ही नहीं कर सकते, तो हमें सिजेरियन करना पड़ता है। देयर आर इंडिकेशंस कि भाई सिजेरियन होगा, तो वो आप कैसे डिसाइड करते हो मैं नहीं समझ सकती। येस, पेन से बहुत लोग डरते हैं, उसके लिए पेनलेस डिलीवरी का एक ऑप्शन है, उसका भी सही आप कैंडिडेट हो, वो एनेस्थेटिस्ट और गायनेकोलॉजिस्ट मिलकर डिसाइड करते हैं। सो ओवरऑल इट शुड बी मेडिकल डिसीजन, इट शुडंट बी डर के डिसीजन कि मुझे पेन से डर लगता है, क्योंकि भाई पेन तो दोनों में है। जिसको ये लगता है ना कि सिजेरियन इजी है, तो मेरे 2 सिजेरियन से बच्चे हुए हैं, आई एम टेलिंग यू, ना आप हंस सकते हो उसके बाद, ना बोलने में दर्द होता है, करवट लेने में दर्द होता है, उठ के बैठने में 3 लोगों की मदद लगती है आपको, उसके बाद 3 हफ्ते आपको इतना इनकैपेसिटेटेड फील होता है। नॉर्मल वाली मदर अगले दिन से चल रही होती है, ठीक है ना? तो ऐसा नहीं है, वो एक कारण की वजह से बोलते हैं कि जब एक बच्चा पैदा होता है, उस माँ का भी एक नया जन्म हुआ है। तो या तो आप नॉर्मल डिलीवरी, वजाइनल डिलीवरी हम बोलते हैं, वजाइनल डिलीवरी मान लो या सिजेरियन मान लो, दोनों में ही प्रॉब्लम्स आने वाले हैं, दर्द दोनों में ही है।
ठीक है ना, तो वो डॉक्टर टू द बेस्ट ऑफ देयर एबिलिटी उसको हटाने की कोशिश करता है, आपके लिए कंफर्टेबल रखता है, बट इट शुड बी अ मेडिकल डिसीजन, इट शुडंट बी योर डिसीजन। ठीक है, चलो अब डिलीवरी हो गई, हो गई, बच्चा आ very गया, good, मुबारक हो। ठीक है। उसके बाद सबसे पहले ये सोचा जाता है कि यार कितने मंथ तक ब्रेस्ट फीडिंग करवानी है। ठीक है, मॉडर्न मॉम्स हैव मॉडर्न प्रॉब्लम्स, ठीक है, बिल्कुल। तो वो यही सोचती है कि यार 3 महीने, और कुछ मैंने ऐसे भी देखे हैं जो लाइक प्रोडक्ट्स आ गए मार्केट में, लाइक इट्स वेरी मच इक्विवेलेंट टू ब्रेस्ट फीडिंग मिल्क, राइट? तो क्या वो सही रहता है कुछ महीनों तक, और यू सीरियसली ट्रस्ट कि नहीं करना चाहिए वो? सो मेरे को फॉर्मूलाज से काफ़ी प्रॉब्लम है, सच बताऊँ तो। ओके, इन द सेंस एज अ डॉक्टर मैं भी बहुत लोगों को एडवाइस करती हूँ, जिस माँ का सच में दूध नहीं आ रहा है किसी कारण से, हमें देना पड़ेगा, बच्चे को भूखा तो नहीं छोड़ सकते, right. तो उस बच्चे के लिए जो ज़रूरी है, जो बेस्ट है वो करेंगे। लेकिन अब ये सोचो कि तुमको कोई मतलब असली ओरिजिनल चीज़ मिल रही है, मान लो बिल्कुल और फ्री में मिल रही है, उसकी हम कदर नहीं करेंगे, और जो बहुत महंगा मार्केट में मिल रहा है ड्यूप, नकली, उसको हम, उस डब्बे पे भी नीचे लिखा है मदर्स मिल्क इज़ द बेस्ट फॉर योर चाइल्ड, फिर भी हम वो ले रहे हैं, हम अपना पॉकेट में भी होल कर रहे हैं, और हम सिर्फ क्योंकि कुछ लोग ऐसा बोल देते हैं कि तुम पे डिपेंडेंट हो जाएगा अगर अपना दूध पिलाया तो। फंडा ये होता है समझने का कि 9 months 24/7 सुबह शाम रात दिन हर एक सेकंड बच्चा आपके ऊपर डिपेंडेंट ही रहा है, आपके अंदर जब रहा है, तो बाहर आते ही आपसे बिल्कुल दूर कैसे हो जाएगा? लोग बोलते हैं माँ की आदत ना पड़ जाए, ब्रेस्ट फीडिंग की आदत ना पड़ जाए, उसके बिना फिर ये दूर नहीं रहेगा। ब्रेस्ट फीडिंग एक बहुत ही, सिर्फ न्यूट्रिशन तो है ही बेस्ट, साइकोलॉजिकल और इमोशनल सपोर्ट भी है उस बच्चे के लिए। इनिशियली आप जितना वेल सपोर्टेड उस बच्चे को रखोगे, बड़े होके वो उतना ही कॉन्फिडेंट इंडिविजुअल बनता है। तो ब्रेस्ट फीडिंग को जो हिंड्रेंस की तरह देखता है ना, उसको नॉलेज नहीं है उसके बारे में। बहुत से लोग एडवाइस करते हैं, तो चलो घर की, अभी तो ये होता है कि घर में किसी ने कुछ बोल दिया, अब सोशल मीडिया भी वही बन गया है, बड़ा घर बन गया है वो, वहाँ पे भी जितना इन्फॉर्मेशन है उतना मिस इन्फॉर्मेशन भी है। तो वहाँ पे इन्फ्लुएंसर्स भी ये बोल रहे होते हैं कि अरे मैं तो रात को कोई और दूध पिला देता है, मैं तो रात भर सो जाती हूँ। अब वो चीज़ नेचर खुद करता है 1.5-2 महीने तक। आप ब्रेस्ट फीडिंग शुरू करते हो, इनिशियल 45 days यू हैव टू स्टे अवेक इन द नाइट, बट देयर आर वेज टू गेट स्लीप। वी डिस्कस इट इन द बुक ऑल्सो कि कैसे अर्ली मॉर्निंग में आप आवर्स लो, क्योंकि रात में माँ की बॉडी में जितना बच्चा ब्रेस्ट सक्कल करता है उतना ही दूध बनने का हार्मोन बढ़ता है। okay. तो भाई हर चीज़ के पीछे बहुत साइंस है, उसके साथ चलोगे तो नेचर कोई माँ के अगेंस्ट नहीं है, माँ को भी पूरा ब्रेक मिलता है। वो 1.5-2 महीने तक बच्चा 5-5, 6-6 घंटे सोने लगता है रात में, तब माँ भी सो जा, तब उठा के दूध नहीं पिलाना। सो नेचर के साथ जाओ तो बहुत ईजी फ्लो है। मैं तो डे 40 पे, फर्स्ट बेटी पे मैंने 6 महीने पे काम करना शुरू किया है, दूसरी बेटी पे 40 days आई वॉज इन द हॉस्पिटल, आई वॉज बैक टू वर्क, एंड आई एम स्टिल एन एक्सक्लूसिवली फीडिंग मदर। वो नाउ शी 16 months। तो ब्रेस्ट फीडिंग इज़ नेवर अ हिंड्रेंस। आप अगर चूज़ कर रहे हो कि मैं कहीं चली जाऊँ, मेरे पीछे से कोई दूध पिला दे, वो टाइम आता है कि आप अपना ही एक्सप्रेस मिल्क छोड़ के जाते हो और बच्चा वो पी लेता है पीछे से। 6 months के बाद आप खाना खिला देते हो। अभी मैं सुबह से घर से निकली हुई हूँ एंड इट इज़ ऑलमोस्ट 4:30, आई हैव नॉट बीन एट होम। मैं सुबह निकल गई थी 9 बजे से, मेरी बेटी खाना खा रही है घर में। अब मैं जब जाऊंगी तो दूध पी लेगी, रात में दूध पी लेगी। तो जब सही नॉलेज होता है तो आपको ब्रेस्ट फीडिंग कभी भी हिंड्रेंस नहीं लगेगा। बट वो जब मिस इन्फॉर्मेशन आप तक आती है, वो डर आपके अंदर डाला जाता है कि तेरे ऊपर डिपेंडेंट हो जाएगा, तू कहीं जा नहीं पाएगी, तू काम नहीं कर पाएगी, तब फिर हम गलत इन्फॉर्मेशन के साथ गलत डिसीजंस लेते हैं। तो ब्रेस्ट फीडिंग कितने दिन तक होनी चाहिए? मेरे को लगता है 2 साल, जो WHO बोलता है, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, 2 years और बियॉन्ड। ठीक है, तो अब वो हो गया है कि हम मदर्स को बोलते हैं, क्योंकि जैसे मैंने बोला ना, हमारी जनरेशन को अगर किसी भी चीज़ का प्रेशर दे दो तो करना ही नहीं उन्होंने। तो इफ़ एज अ डॉक्टर एंड अ मदर माई सेल्फ, इफ़ समबडी आस्क्स मी, तो मैं बोलती हूँ कि तुम 1 साल तक तो ज़रूर पिलाओ और उसके बाद तुम डिसीजन लेना। 1 साल तक माँ का जो वो इनिशियल पीरियड होता है ना, बहुत बेचारी सब सुन के परेशान जो होती है, वो निकल जाता है। दे कैन टेक बेटर डिसीजंस 1 साल के बाद। कितनी मदर्स होती हैं जो चूज़ करती है कि हाँ नहीं मैम, सच में मैं 2 साल तक मैं पिला लेती हूँ अपना दूध, उसकी वजह से मेरा बच्चा बीमार कम पड़ रहा है, उसकी वजह से मुझे रात में उठना नहीं पड़ता है। सो विद इन्फॉर्मेशन एंड विद नॉलेज जो हम स्प्रेड करते हैं और लोग सुनते हैं, सही नॉलेज का सोर्स आता है, तो थिंग्स आर चेंजिंग। बट अगर ये क्वेश्चन मेरे से पूछोगे तो मैं बोलूँगी 2 साल तक ज़रूर पिलाओ, उसके बाद आप और आपके बच्चे की श्रद्धा। नुकसान नहीं है उसका किसी भी एज में। ठीक है। अच्छा, मैंने एक थ्योरी देखी थी टीवी पे, उसमें कहा गया था जो बच्चे होते हैं ना, मैक्सिमम टाइम रोते नहीं है, दे आर जस्ट आस्किंग फॉर योर अटेंशन।
ठीक है, Okay. तो ऐसे में आपको ज्यादा पैनिक नहीं करना होता है, ठीक है, इज इट ट्रू और फॉल्स? सो इसको मैं ऐसे बोलती हूँ तो शायद आपको बेटर समझ आएगा. क्राइंग इज अ वे ऑफ कम्युनिकेशन. ओके. उनके पास वर्ड्स नहीं है, हाँ. ठीक है, उनके पास एक्सप्रेशंस नहीं है अभी. जैसे आप वर्बल और नॉन वर्बल कम्युनिकेशन कर सकते हो. आप एक इशारे से मुझे बोल सकते हो चुप हो जाओ, ठीक है, आप मुझे बोल सकते हो बाद में. उनके पास कुछ नहीं है, उनको सिर्फ रोना आता है. और क्यों रोना? सी आप भी, मैं भी, ह्यूमन बीइंग ही ऐसा है, जिस भी चीज़ को अटेंशन मिलती है ना वो एनकरेज हो जाता है. कैसे कंटेंट क्रिएटर्स का जो चाहे बकवास रील हो वो चल गई, वो वैसा ही क्रिंज कंटेंट और बनाते रहते हैं, राइट? क्योंकि वो एनकरेज कर दिया है ऑडियंस ने कैसे भी. तो ह्यूमन बीइंग इन जनरल इज वायर्ड दैट वे. माय बेबी इज आल्सो वायर्ड दैट वे. तो रोना, तेज आवाज, शुरू में वो रोया क्योंकि वो डिस्कम्फर्ट था, सुसु में गीला था, वो भूखा था, उसको चींटी ने काट लिया, कुछ भी XYZ. तो मदर या जो केयर गिवर्स होते हैं, दे आर ऑल्सो वायर्ड कि अगर रो रहा है तो मैं एकदम अटेंशन दूं उसको, राइट? अब वो बड़े होते होते जो आप बोल रहे हो कि अटेंशन सीख कर रहा है, 1-1.5 साल का बच्चा टेम्पर टैंट्रम्स थ्रो करता है. आजकल अभी मेरी बेटी 16 महीने की हो गई है, तो उसको अगर दूध पीना होगा तो भी वो पहले बोलती थी, मतलब वो पहले करती थी, मुझे पता है दूध, अब वो रो के दिखाती है, उसे लगता है जल्दी मिल जाएगा, ठीक है ना. अब उसको अगर पेन चाहिए अपनी बहन का तो वो पहले खींचती थी या इशारा करती थी, अब वो रोती है कि जल्दी मिल जाएगा. जैसे ही रोएगी पकड़ा देते हैं पेन, अरे रो रहा है बच्चा. तो वो एनकरेज हो जाता है बिहेवियर. इसलिए आप बोल सकते हो कि हाँ, विद एज वो अटेंशन सीकिंग बिहेवियर भी हो जाता है, वो टेम्पर टैंट्रम्स का पार्ट भी हो जाता है. बट मोटा मोटा वो बच्चे का नीड किसी भी चीज़ को, अपना चीज़ बताने के लिए, कम्युनिकेट करने के लिए शुरू होता है, एंड देन इट रोल्स आउट इन डिफरेंट वेज. तो जो आपने बोला वो गलत नहीं है, ठीक है, पर शुरुआत अलग तरीके से हुई थी. Okay. अच्छा, आजकल क्या है कि जो ओल्ड स्कूल वेज थे बच्चे को पालने के, हाँ. ठीक है, उसको डिनाई कर देते हैं न्यू पेरेंट्स. वो क्या कहते हैं कि आंखों में काजल लगाना, शहद चटाना या कुछ होता है ना, एंड नींबू देना, नींबू का रस देना, ये सब चीजें उसको मना कर देते हैं. और इवन चीनी के लिए मना करते हैं, ठीक है, नमक के लिए भी मना करते हैं. लाइक जिन चीजों के लिए उनको मना है एडल्ट्स को, वो बच्चों के लिए भी मना कर देते हैं. टेल मी, इनमें से कौन सी चीजें करनी चाहिए और सही है या गलत है? काजल तो देखो सबके लिए वैलिड है, बच्चे के लिए और ज्यादा वैलिड है, क्योंकि इट इज ऑलवेज रिस्क वर्सेस बेनिफिट. ओके, ठीक है. काजल लगाने का कोई फायदा है? उसे कहते हैं आंखें बड़ी हो जाती हैं. कैसे हो सकती हैं? मतलब ये जैसे पेरेंट्स कहते हैं. नहीं, मतलब आप खुद सोचो ना, जो हमारी एशियन, बाकी हमारे पड़ोसी हैं, मतलब या हमारे जो एशियन पॉपुलेशन है जिनकी आंखें जेनेटिकली ऐसे होती है, पतली या छोटी, अपर्चर छोटा होता है, अगर वो बड़ा कर सकते तो काजल लगा के मोटी मोटी नहीं कर लेते अपनी आंखें. उन तक ये टेक्नोलॉजी पहुंची नहीं शायद. क्या बात कर रहे हो? बहुत मुश्किल है ऐसा तो, है ना. तो वही है, वो मिस इन्फॉर्मेशन. वो बेसिकली वो जो एक रिचुअल था, वो तरीका था कि पहले के टाइम में शायद उसमें कुछ जड़ी बूटियां या कुछ ऐसी चीज होती होगी जिसके साथ वो काजल आंख में लगाते थे. कुछ ट्रीट करने के लिए प्रॉब्ली शुरू हुआ होगा. मैं बिल्कुल अभी हाइपोथेटिकली बोल रही हूँ, मुझे नहीं पता. बट आज की डेट में काजल या काला रंग कैसे आता है? किसी चीज को जलाते हो, आमंड ऑयल को जलाओगे या किसी भी XYZ किसी भी ऑयल को जलाया, काला काला जो उसका वो काजल बन जाता है. रोटी का टुकड़ा जल जाता है, वो नहीं खाते ना हम जला हुआ रोटी, ठीक है. चिप्स आते हैं, अंकल चिप्स आते हैं, जो भी चिप्स, उसमें जो जला हुआ पार्ट होता है वो नहीं खाते ना, बोलते हैं ना वो कार्सिनोजेनिक हो सकता है. जला वाला तो सबसे गंदा पार्ट है चिप्स, पर वो जला हुआ जो आमंड ऑयल है या जिससे भी तुम बना रहे हो, वो मेरे बच्चे की आंख के लिए बड़ा अच्छा है. कैसे? उससे साइज नहीं बड़ा हो रहा, उसकी बच्चे की आँख की देखने की शक्ति नहीं बढ़ रही है. वो इट इज़ ऑल जेनेटिक एंड इट इज़ न्यूरल टिश्यू है. बल्कि आप वहाँ पे बच्चे के जब डिफेंसेस भी वीक है, आप वहाँ पे एक केमिकल एजेंट छोड़ दे रहे हो. अनबर्न्ड कार्बन है, वो कार्बन ही है ना, काले रंग का है जो, वो बेचारा बॉडी है भी डिटॉक्स करता फिर रहा है उसको. और वो जिस हाथ से आप लगा रहे हो, जैसे हाथों से लगा रहे हो, इन्फेक्शन डाल दोगे, उसकी डक्ट ब्लॉक हो जाती है. सो ओवरऑल जिस चीज़ का फ़ायदा नहीं है वो क्यों करना है? सो ये बहुत ही अच्छी बात है कि हमारी जनरेशन ये सारी चीज़ें क्वेश्चन करती है. सच में फ़ायदा है क्या? मसाज दूसरा मैं एग्जांपल देती हूँ, आपने पूछा नहीं, बट मसाज भी एक बहुत कॉमन कंसर्न है पेरेंट्स और ग्रैंड पेरेंट्स के बीच के कॉन्फ्लिक्ट का. नहीं, ग्रैंड पेरेंट्स तो फिर मसाज फिर वो पहलवान वाली करते हैं पूरी. एग्जैक्टली. तो ये मेरे पास आते हैं बच्चे, हड्डी निकल गई, ठीक है, वो एल्बो पुल हो जाता है उनका, ठीक है, इतनी गंदी मसाज करी कि वो मतलब वो ये यहाँ पे चोट लग गई बच्चे को, वो रोए जा रहा है, मसल पुल हो गया. ये सब हम देखते हैं ना, ये 100 में से एक बच्चे को होगा. वो डॉक्टर को पता चलेगा तो डॉक्टर वीडियो बना रहा है कि भाई ऐसे मत करना, ये गलत है. बट देन वो बोलते हैं हम तो हमेशा से करते आ रहे हैं. बच्चे रोते हैं मसाज कराते हुए. राइट. हम मसाज कराते हैं, हम रिलैक्स हो जाते हैं ना, कि अरे यार मसाज कर दो. बच्चा तो रोता है कि मेरी मसाज काहे को कर रहे हो. तो ऐसा काम तुम्हें क्यों करना है कि बच्चे को नेगेटिव एसोसिएशन? मसाज से कोई मोटा नहीं हुआ,
नहीं तो फिर जिम क्यों खुलते, मसाज करवा लो जाके, नहीं मसल बन जाएंगे तुम्हारे, मसाज कर दो जल्दी चल लेगा। भाई वो डेवलपमेंट का पेस है। तो वही बात है, हमें मिथ्स ड्रॉप करने हैं। मसाज, ये शहद एंड हनी, शहद हनी में एक इन्फेक्शन का रिस्क होता है। ओके। इसीलिए हम बोलते हैं 1 साल तक आप मत दो, क्योंकि 1 साल तक जो बच्चे का गट है वो बहुत रेडी नहीं होता उस इन्फेक्शन को फाइट ऑफ करने के लिए। और सिर्फ पेट का इन्फेक्शन नहीं, वो पैरालिसिस भी कर सकता है। ओके। बॉट्यूलिज्म हम उसको बोलते हैं, क्लॉस्ट्रीडियम बॉट्यूलिनम इन्फेक्शन का नाम है, इसीलिए हम मना करते हैं। और शहद के बिना गाड़ी चल रही है ना हमारी, व्हाट आर यू लूजिंग आउट ऑन? एंटीऑक्सीडेंट्स वो मिल जाएंगे बाकी खाने की चीज़ों से भी, माँ के दूध से ही मिल जाते हैं। टेस्ट बड्स एक्टिवेट करने हैं उसके। नहीं, उसके टेस्ट बड्स ऑलरेडी हैं। कभी देखा किसी बच्चे को बोलते हुए कि मैं मीठा नहीं खाऊंगा? बहुत कम बच्चे होते हैं, 2 ऐसे भी होते हैं, वो नमक या सेवरी चीज़ें ज़्यादा प्रेफर करते हैं। सॉल्ट का भी जो इंटेक है, कई लोग बोलते हैं ये कि आप अडल्ट्स का जो प्रॉब्लम है वो बच्चे पे थोप रहे हो, कि हमें नहीं मीठा खाना चाहिए, तुम भी मत खाओ। एंड इट गोज फॉर बोथ, लाइक सॉल्ट एंड शुगर। हाँ, सो सॉल्ट इन फर्स्ट ईयर ऑफ लाइफ, और जो नमक ये चीनी है वो फर्स्ट 2 years ऑफ लाइफ। Okay. हम बोलते हैं आप रिस्ट्रिक्ट करो, डू नॉट ऐड ऑन एनी शुगर। शुगर या सोडियम क्लोराइड जो सॉल्ट का कॉन्स्टिट्यूएंट, उसके बिना तो जीवन ही नहीं ना हमारा। हर सेल में सोडियम क्लोराइड है हमारे। शुगर इज द एनर्जी करेंसी ऑफ आवर बॉडी, ग्लूकोज मॉलिक्यूल जो है, उसके बिना तो। लेकिन जो मैंने क्या बोलते हैं, दही चलो हम चीनी की अगर पहले बात करें, चावल खाया, रोटी खाया, फ्रूट, बनाना खाया, एप्पल खाया, सब में तो शुगर है। ठीक है ना, हम शुगर नहीं मना कर रहे, हम एडेड शुगर डालने से मना कर रहे हैं। क्यों? क्योंकि जितना आप बचपन में अपने बच्चे को मस्त मीठा, मस्त नमकीन का टेस्ट डेवलप करते हो, बड़े होते होते वो उसी को ज़्यादा क्रेव करता है। इट बिल्ड्स अप। ठीक है ना, मैं बहुत कॉमनली अपनी एक वर्कशॉप में भी एग्जांपल देती हूँ। राजमा चावल फेवरेट है मेरे जी। उसमें तुम अजवाइन डालना भूल जाओ, आप जीरा डालना भूल जाओ, बहुत सारी स्पाइसेस डलती है ना राजमा को मस्त बनाने में, पता भी नहीं चलता हमें कुछ नहीं डाला। नमक डालना भूल जाओ, पता चल जाता है, पता चल जाता है क्या करा ये, बनाया कैसा है। ऊपर से फिर हम और डालते हैं। नूडल्स घर पे अगर मैं बनाती हूँ, मेरी बेटी को नहीं पसंद आते, पर वो मैगी के नूडल्स उसे बहुत पसंद आते हैं, उसमें भी ज़्यादा सॉल्ट होता है इसीलिए। ठीक है ना, तो ये टेस्ट बड्स पैटर्न जो है उसको कैसे हम मॉडिफाई कर रहे हैं, और वो 2 साल में हो सकता है मॉडिफाई। इसलिए हम इन चीज़ों को रिस्ट्रिक्ट कर रहे हैं। और इन चीज़ों को रिस्ट्रिक्ट करके क्या हम आर वी लूजिंग आउट ऑन एनीथिंग? नो। तो इट इज़ ऑलवेज रिस्क वर्सेस बेनिफिट। बेनिफिट है, हाँ है, रिस्क है नहीं, कोई नहीं है, तो क्यों नहीं करूँ? कितनी डायबिटीज़ है, मतलब मेरे पापा को 55 ईयर्स में डायबिटीज़ हुआ था, मुझे प्रेगनेंसी में 28 साल में डायबिटीज़ हो गया था, और आजकल बच्चे 5-6 साल में भी डीरेंज शुगर लेवल्स के साथ हमारे पास आ रहे हैं। नहीं जागेंगे क्या? अभी भी नहीं जागे, कब जागेंगे फिर? तो बहुत सारे बच्चों के पेरेंट्स क्या करते हैं, जब उनसे बोर हो जाते हैं खेल खेल के, जब उनको खुद का टाइम पास करना होता है, तो दे हैंड ओवर द मोबाइल टू द किड। ठीक है, क्या ये सही है, गलत? नहीं, सही नहीं है। सो मैं इसको और उससे चेंज कर देती हूँ, नहीं तो कई मम्मियाँ मेरी ऑफेंड हो जाएंगी। वो बोलती है हम पूरे दिन इनको संभालते हैं और हमें खाना भी नहीं बनाने देते ये। ठीक है, मैं नहाने भी नहीं जा पाती मैम, मैं तो तब फ़ोन दिखाती हूँ कि इतना टाइम मुझे मिल जाए। बट द थिंग इज़, बच्चे को जब आप सारे टाइम आपको ये लगता है कि हमें एंगेज करके रखना पड़ेगा, तब ये प्रॉब्लम आती है। बच्चे को बोर होने देना होता है, छोड़ना पड़ता है उसको। तब तो उसकी क्रिएटिविटी फ्लो करेगी ना, तब वो कारपेट से भी खेलना शुरू करेगा, तब वो कटोरी चम्मच के भी गेम बनाएगा। कितने टॉयज खरीदने वाले हो और क्यों खरीदना है? और टॉयज खरीद भी लो, यू डोंट हैव किड्स येट, नो, यू विल रियलाइज कि जितने भी टॉयज आते हैं 15-20 मिनट बच्चा उससे खेलता है, उसके बाद उसको फेंक देता है, उसके बाद खुद ही खेल रहे होते हैं। हाँ, एग्जैक्टली। बच्चे फिर भी तुम्हारे कटोरी चम्मच, अपने बैग के स्ट्रैप्स और फोन के चार्जर जिनसे खेल रहा होता है। बच्चा उसी चीज से खेलता है जो माँ बाप के हाथ में देखता है। यू आर द रोल मॉडल्स। ठीक है, तो जब तुम अपना काम कर रहे हो, बच्चे को भी कुछ पेन पेंसिल, अगर उस एज का है और बहुत छोटा बच्चा है तो कटोरी चम्मच कुछ भी, वैसे भी उसको पकड़ा के ज़मीन पे छोड़ना पड़ेगा। बच्चे को बोर होना पड़ेगा, तभी वो अपनी एनवायरनमेंट से कनेक्ट करेगा, तभी उसको समझेगा। आप सारे टाइम ही एंगेज रखोगे, चाहे आपने फ़ोन दे दिया, चाहे आप किसी भी चीज़ पे, तो वो अपने एनवायरनमेंट से कनेक्ट। फ़ोन के साथ सबसे बड़ी प्रॉब्लम ही ये है कि बच्चा उस दुनिया में ही गुम हो जाता है। वहीं बस वो कॉन्स्टेंटली उसको मिले जा रहा है, तो आएगा कैसे? तुम तो चाहते हो ना बच्चा बोले, तुमसे बातें करे, इंटरैक्ट करे, सीखे। फ़ोन इज़ नॉट द राइट मीडियम टू टीच देम एनीथिंग। तो बात वही है, फिर आजकल वो फिर प्रॉब्लम शुरू हो जाती है कि इंटरेक्शन में प्रॉब्लम है। वैसे ही हमारी फैमिली साइज श्रिंक होते जा रहे हैं। पहले होता था 15 लोग घर में थे, बच्चा एक से एक चीज़ सीखता था, 15 और लोग थे तो एक दिन में 15 चीज़ें सीख के बैठा है। आजकल सिर्फ मम्मी पापा, बच्चा, और मम्मी पापा भी बिजी हैं। होम मेकर हो या जॉब वाला हो, चाहे वर्क फ्रॉम होम हो, बहुत बिजी है।
ठीक है ना, तो अभी तो और भी ज़्यादा ज़रूरी है कि भाई तो उसको खाली छोड़ दो, और जब क्वालिटी टाइम उसके साथ स्पेंड करना है, गप्पे लड़ाओ, बुक पढ़ो साथ में, एक्टिविटीज़ साथ में करो, लेकिन फ़ोन मत दो। एटलीस्ट इनिशियल 2 to 3 years फ़ोन नहीं होना चाहिए लाइफ में। और उसके बाद तो खैर तुम स्कूल भेज देते हो, इधर उधर वैसी एक्टिविटीज़ आ जाती है। बट हाँ, शुरू के फॉर्मेटिव 2 years, फर्स्ट 1000 days आर वेरी इंपॉर्टेंट। 1000 days मतलब 9 महीने पेट के और 2 साल उसके बाद। ओके 1000 days न्यूट्रिशन, 1000 days इंटरेक्शन, ये सारी चीज़ें बहुत ज़रूरी है। पूरी लाइफ लॉन्ग ब्रेन पैटर्निंग उस पर चलती है। ठीक है। एंड एक फीमेल्स की बहुत बड़ी शिकायत रहती है कि पोस्टपार्टम डिप्रेशन। शिकायत नहीं रहती भाई, इट इज़ वेरी रियल। Real. शिकायत नहीं है, मतलब कि शिकायत कर पाते तो शायद मतलब कथारसिस ही हो जाता। शिकायत ये होती है लाइक डिलीवरी करने से पहले, लाइक प्लान करने से पहले भी कि यार इस चीज से डील करना पड़ेगा। हाँ, पड़ेगा। राइट, हाउ टू टैकल दिस सिचुएशन? सो सी, फीमेल तो अपनी तरफ से हम उनको बोल सकते हैं कि आप अपने फ्रेंड से, अपने हस्बैंड से, अपना जो सपोर्ट सिस्टम है उसको पहले से एक्टिवेट करके रखो एंड कनेक्टेड रहो। बट पहले रीज़न समझोगे तो आई थिंक ये समझ आएगा कि होता क्यों है। Okay. जो प्रेगनेंसी है उसमें ईस्ट्रोजन, प्रोजेस्टेरॉन, जो प्रेगनेंसी मेंटेनिंग हार्मोन्स होते हैं, दे आर लाइक लिटरली गिविंग अ फीमेल अ हाई टाइड। शी इज़ राइडिंग अ हाई टाइड। खुशी भी बहुत फील होती है, गुस्सा भी बहुत तेज आता है, तो वो हार्मोन्स ही ऐसे हैं। और जैसे ही बच्चा बाहर आता है, प्लासेंटा बाहर आता है, ये हार्मोन्स एकदम क्रैश कर जाते हैं, 0 पे पहुंच जाती है। मतलब तुम समझो 100 से एकदम 0। तो वो एम्प्टीनेस कि क्या हो गया मेरे साथ, एंड देन एड ऑन नो स्लीप, पेन, पोस्ट डिलीवरी सब पेन हो रहा है, ब्रेस्ट फीडिंग करने की तुम कोशिश कर रहे हो, दोनों निपल्स सोर है, ब्लीडिंग, पेन, कितना सेंसिटिव एरिया है वो। ठीक है, सेंसिटिव निपल्स भी और नीचे भी। अगर नॉर्मल डिलीवरी है तो बैठना उठना मुश्किल है, सिजेरियन है तो ऊपर से कटे हुए हो, और फिर इतने सारे रेस्ट्रिक्शंस, ये नहीं खाओ, ये नहीं बैठो, ये नहीं पहनो, कपड़ा बांधो, एसी बंद, गर्मी नहीं लग, ठंड नहीं लग जाए, हवा ना लग जाए। सो ओवरऑल इतने सारे, उसकी लाइफ तो बिल्कुल ही चेंज हो गई ना। कहाँ वो ऑफिस जा रही थी या अपना मस्ती कर रही थी, Slay कर रही थी। या शी वाज स्लेइंग एंड नाउ आई नो व्हाट इट शुड। तो बहुत सारी एकदम से रैपिड चेंजेस जो लाइफ में आता है ना, वो नहीं झेल पाता बंदा, एंड दे आर ह्यूमन। तो वो उस टाइम मैं तो बोलती हूँ, अगर एक न्यू मदर स्माइल कर रही है ना, इट इज़ ऑल बिकॉज ऑफ हर सराउंडिंग। तो उसका हस्बैंड, उसकी मम्मी पापा, या जो भी सपोर्ट सिस्टम है, सास है, इन लॉज है, या अपने मम्मी पापा है, उनकी एनर्जी की वजह से वो स्माइल कर रही है। और अगर वो परेशान है तो भाई तुमने कम की है मेहनत, इसीलिए वो स्माइल नहीं करी। वो खुद से तो नहीं आएगा, खुद से नहीं खुशी आती। लोग बोलते हैं ना, बच्चा मूवीज में दिखाते हैं ना, बच्चा देख के स्माइल नहीं आती। सच बता रही हूँ, सच बता रही हूँ। मतलब पहला बच्चा तो मेरा कैसे हुआ मुझे भी नहीं पता। बीइंग अ डॉक्टर ऑल्सो आई वाज एट लॉस। लेकिन दूसरे बच्चे में वेरी कॉन्शियस दिस थिंग कि मुझे ये करना है, ऐसे करना है, ऐसे करना है, बीइंग अ डॉक्टर एंड एवरीथिंग। पर मैंने लिटरली, मुझे कोई खुशी कुछ नहीं, ध्यान की बेटी हुई है, कितना बस कितना वेट है उसका, ऑक्सीजन ठीक है, ये ठीक है, हाँ मेरे के ऊपर लैच करा दो, ब्रेस्ट फीडिंग एस्टैब्लिश, काम की तरह चल रहा था मेरे दिमाग में। इमोशंस तो Step 1 check, step 2 check. और ये होता ऐसे ही होता है। वो जो प्यार वाला जो फीलिंग आता है ना, आई थिंक वो आते आते 1.5-2 महीने लग जाते हैं। तब तक इट इज़ ऑल हार्ड वर्क। द फर्स्ट स्माइल, मैं बोलती हूँ फर्स्ट जो रिवॉर्ड होता है एक न्यू मदर और न्यू फादर के लिए, फादर के लिए तो शायद माँ की स्माइल भी हो सकती है, बट एक माँ की बात करें, फर्स्ट स्माइल कम्स 1.5 से 2 महीने के बीच में। उससे पहले बच्चा स्माइल भी नहीं करता, रोता रहता है सारे टाइम। सुपोटी दुद्दू रोना यही है। और वो रोने का कारण भी नहीं पता होता कितनी बार। डॉक्टर भी बोलता है कोलिक है। कोलिक का क्या डेफिनेशन है? एनी क्राई विच वी डोंट नो क्यों हो रही है इज कोलिक। समझ रहे हो? तो 45 days आर वेरी डिफिकल्ट। तो शी नीड्स ऑल द सपोर्ट दैट शी कैन। और कुछ लोग जिनको पहले से डिप्रेशन या पहले से प्रॉब्लम्स हैं, वो पीरियड उनके लिए और मुश्किल हो जाता है। तो वी माइट हैव टू मेडिकेट देम ऑल्सो, बट वो टैबू नहीं होना चाहिए। मतलब तुम समझ रहे हो, वो हर मदर विल गो थ्रू दैट फेज, किसी को ज़्यादा किसी को कम, बट उस टाइम बहुत हेल्प लगती है। डॉक्टर, हस्बैंड, ये मतलब मेरे हस्बैंड मुझे डे 4 पे पहली क्या बोलते हैं उसको, ड्राइव पे ले गए थे घर से बाहर, कि बस उस एनर्जी, वो जो एनवायरनमेंट है ना, बच्चा बच्चा बच्चा, उससे थोड़ी 10 मिनट बाहर निकलो। वो चेंज चाहिए होता है। छत पे चले जाओ, बालकनी में चले जाओ, वेरांडा में घूम लो, बट वो हवा, वो आसमान, कुछ भी चेंज चाहिए होता है। बट वो आई थिंक आजकल तो सब अपना पहले से प्रिपरेशन करके रखते हैं, राइट, और करना भी चाहिए। आई थिंक दे डिजर्व दैट मच। ठीक है। एंड डू वी हैव द बुक राइट नाउ? यस, we have the book. हाँ, okay, yes. So I think ये हिंदी वाला वर्जन आज मैं ले आई हूँ। ठीक है। But yeah. Okay, now let's talk about your book.
ठीक है, सबसे पहले ये बताइए बुक का टाइटल क्या है एंड उसके अंदर आपको किन टॉपिक्स पे डीप रिसर्च मिलेगी, आपकी डीप एनालिसिस मिलेगी, या फिर कह लें कि आपकी लर्निंग्स मिलेंगी? बुक का नाम है बच्चों की डॉक्टर, Okay. एंड यस दिस इज द हिंदी वर्जन, इंग्लिश में तो लिखी है मैंने, हिंदी ट्रांसलेशन। दिस बुक अगर मैं वैसे बात करूं कि क्या क्या चीज़ों पे डेप्थ, फर्स्ट डे या मतलब फर्स्ट डे तो चलो जो एक्सपेक्टिंग पेरेंट्स हैं तो डे 0 से लेकर 2.5-3 साल तक इट इज़ अ कंटिन्यूम। ठीक है, वो प्रॉब्लम्स आपकी जब फेस करते हो वो बड़ी लगती है, बट एक्चुअली इट इज़ अ कंटिन्यूअस प्रोसेस। सोना, खाना, पहले फीडिंग एंड देन खाना, सोना, माइलस्टोन्स, बैठेगा, चलेगा, वॉक करेगा, जितने भी हमारे बोलना, सब कंटिन्यूअस प्रोसेस है। तो दिस बुक इज़ ऑल अबाउट अर्ली ईयर्स इन पेरेंटिंग एंड अलॉन्ग द वे चलता क्यों नहीं है, बैठता क्यों नहीं है, बोलता क्यों नहीं है, जो मिथ्स हैं, जो क्या सही है, क्या गलत है, कब डॉक्टर से मिलना है, उस फ्लो में हमने बुक लिखने की कोशिश की है। तो अगर हम इंडेक्स की बात करते हैं, सबसे पहले जो सबसे क्लोज टू माई हार्ट टॉपिक इज ब्रेस्ट फीडिंग, द फर्स्ट फूड। सो फर्स्ट चैप्टर टॉक्स ऑल अबाउट ब्रेस्ट फीडिंग। तो उसमें कैसे बैठना है, पिलाना है, क्या सही है, क्या गलत है, मिथ्स। सबसे बड़ी प्रॉब्लम है माँ के खाने से बच्चे को हो जाएगा, कुछ भी माँ खाएगी, पता नहीं क्या लोग सोचते हैं कि जो माँ ने खाया बच्चे के पेट में थोड़ा ना चला गया, माँ के ही तो पेट में जाएगा, या पता नहीं कैसे माँ की ब्रेस्ट में घुस गया वो तो खाना। क्या माँ पिज्जा और बर्गर खा सकती है? नहीं तो पिज्जा बर्गर 1.5 महीने के बाद खा लेना, बट तुम पिज्जा बर्गर तक कैसे पहुंच गए भाई? यहाँ तो राजमा चावल भी नहीं खाने देते ना, राजमा चावल भी नहीं खाने देते, आम भी नहीं खाने देते। लाइक माई डॉटर्स वेर बॉर्न मई में और जुलाई में, मस्त। और मैंने जैसे बोला मैं डायबिटीज हो जाता है मेरे को प्रेगनेंसी में, तो मेरा मीठा बंद हो जाता है। तो जैसे ही बच्चा बाहर आया मेरा सबसे पहली क्रेविंग होती है मम्मी आम खिला दो। आम नहीं खाने देते, मतलब मेरे तो मदर इन लॉ इज अ गायनेकोलॉजिस्ट, उन्होंने तो भर भर के मुझे आम खिलाया वंस माई शुगर लेवल्स वेर मेंटेन्ड, बट आम नहीं खाने देते। राजमा, छोले, रोटी, कुछ नहीं, घिया, तोरी, टिंडा और सिर्फ मूंग की दाल, यही हेल्दी ऑप्शंस हैं। हाँ, और ये कहाँ हेल्दी है, इसमें ना प्रोटीन है, सिर्फ फाइबर और पानी है उसमें। मतलब चाहिए माँ को, बट बैलेंस चाहिए ना, होलसम मील चाहिए। बहुत बुरा हाल है, तुम पता चलेगा। देन वी टॉक अबाउट फर्स्ट 7 days। सो फर्स्ट 7 days इज द पीरियड जब बच्चे का वेट लॉस होने वाला है, उसको फीडिंग एस्टैब्लिश तुमने करना है, उसके अलावा जॉन्डिस होने वाला है, फिजियोलॉजिकल मोस्टली बच्चों को होता ही है। फिर सुसु, पॉटी, सुसु से पहले क्यों रोता है, पॉटी के बाद क्यों रोता है, 5 बार पॉटी क्यों कर रहा है, 10 दिन से पॉटी क्यों नहीं किया। सो जो कॉमन कंसर्न्स है ना कि ओपीडी तुम्हें बार बार डॉक्टर के पास जाना पड़ता है, और कई बार तुम डॉक्टर के पास जाते भी हो या तो गलत दवाई लेके आ जाते हो, तो 3 बार डॉक्टर के पास जाओगे तो भाई कुछ तो दवाई देके भेज देगा वो। पर जब तुम्हारे पास एक ज्ञान है कि ये नॉर्मल है, तो तुम जाओ डॉक्टर के पास, रीअश्योर होके आ जाओ। आजकल ना डॉक्टर के पास दवाई लेने नहीं जाना चाहिए, सिर्फ इसीलिए जाना चाहिए कि कुछ आई एम नॉट मिसिंग आउट ऑन एनीथिंग। इफ डॉक्टर रीअश्योर्स यू, कम बैक होम हैप्पी कि अरे वाह कोई दवाई नहीं मिला। पेरेंटिंग तो ऐसे होनी चाहिए। हमारी जनरेशन ने, हम गिनी पिक्स थे, हमने बहुत दवाई खाई, अब नहीं, अब बच्चों को नहीं खिलाते हम। विंटर्स अभी आ रही हैं तो विंटर केयर पे पूरा एक चैप्टर है जिसमें कैसे कपड़े पहनाने हैं, टोपा, मोजा। न्यूबॉर्न या प्रीटर्म केयर अलग होता है, वो छोटा बच्चा है, उसका थर्मो रेगुलेशन नहीं है, तो उसको टोपा, मोजा, कितनी लेयर्स। और अगर बच्चा बड़ा हो गया है तो बिल्कुल उल्टा हो जाता है दुनिया, उनको पसीने इतने आते हैं, गर्मी इतनी लगती है कि उनके कपड़े हमें बल्कि कम करने पड़ते हैं। सो किस एज में कैसे तुम्हें क्लोथिंग करनी है, किन टेम्परेचर्स पे हीटर यूज कर सकते हैं, क्या क्या सही तरीका है, विंटर केयर में भी टॉक अबाउट ऑल दोज थिंग्स डिटेल में। देन देयर इज दिस चैप्टर अबाउट स्लीप। स्लीप इज लाइक आई सेड इट्स अ साइंस। पहले बोलते थे सो नहीं रहा भूखा होगा, सो नहीं रहा पेट में दर्द हो गया होगा, सो नहीं रहा इसको ठंड लग गई होगी, कुछ भी। बट स्लीप में बच्चा क्यों नहीं सो रहा, उसके पीछे बहुत अलग अलग फंडे हैं, और वो डे 0 से लेके 2.5 साल तक फाइनली मैच्योर होता है, जैसे एक अडल्ट सोएगा। और वो बीच बीच में उनके आते रहते हैं अप्स एंड डाउन्स, डेवलपमेंट के हिसाब से। टीदिंग हो रहा है, बच्चा चलना सीख रहा है, कुछ उसका डे टाइम पोटेंशियल अलग है, स्लीप का नाइट टाइम अलग है। लोग बोलते थे थक के सो जाएगा अपने आप, अब अगर थक के सो रहा है बच्चा तो अब हमें पता है भाई वो ओवर स्टिमुलेट हो गया है, उसको दिन में नींद नहीं मिली तो वो रात में और ज़्यादा उठेगा। सो ये सब चीज़ें हैं जो एक नए पेरेंट को पता होनी चाहिए, जो कि हमारे पेरेंट्स को नहीं पता थी। ठीक है ना, तो बट जब हम बेटर इन्फॉर्म्ड होते हैं तो हमारे चॉइसेस फिर ठीक हो जाते हैं। नहीं तो क्या होता है, जैसे आपने ब्रेस्ट फीडिंग की बात की, जब उन्हें लगेगा मेरा बच्चा भूखा है तो सो इसलिए नहीं रहा है रात में, तो मेरा दूध पूरा नहीं पड़ रहा होगा ना, फॉर्मूला घुसा देते हैं। समझ लो, ऐसे ही चलता है ना। माँ भूखा तो नहीं, जैसे मैंने बोला भूखा तो नहीं छोड़ सकते अपने बच्चे को, फिर उनको बार बार बोलते हैं अरे इसका पेट नहीं भर रहा होगा, चलो खाना शुरू कर देते हैं। वो 6 महीने पे जहाँ खाना शुरू होना चाहिए 4 महीने पे शुरू कर देते हैं। सो यू नीड टू नो द स्लीप साइंस ऑफ योर चाइल्ड।
बहुत ज़रूरी है। तो वो न्यू पेरेंट्स के लिए और भी ज़रूरी है, क्योंकि अब है नहीं ना घर पे गोद में लेके जब घूमना पड़ेगा, दादी घूम ले नानी नहीं, अब तुम दोनों ही पाल रहे हो, तो तुम्हें पता होना चाहिए व्हाट यू आर साइनिंग अप फॉर। सो स्लीप इज़ वन वेरी इंपॉर्टेंट चैप्टर इन द बुक। एंड अक्सर पूछे जाने वाले और कॉमन मिथ्स और क्वेश्चंस, कोई बच्चा नहीं हुआ जिसको फीवर ना हुआ हो, तो फीवर के अराउंड बहुत सारे मिथ्स हैं। कितने कपड़े पहनाने हैं, अरे ठंड लग के बुखार चढ़ रहा है। क्या है ना, हमारे देश में ठंड है, बुखार आ रहा है, ठंड लग गई होगी। बारिशों में अगर बच्चा बीमार हो गया, हवा लग गई होगी, पानी गिर गया होगा सर पे, भीग गया होगा। फिर वही अगर गर्मियों में बुखार आ गया, इसको गर्मी लग गई होगी। मुझे तो समझ ये फंडा ही नहीं कुछ है। तो लगा है। हाँ, कुछ लगा है, पर ये फंडा नहीं है कि जर्म्स हैं, वायरसेस हैं, बैक्टीरिया है, भाई कोई इन्फेक्शन की वजह से फीवर आ रहा है। तो वो फीवर क्यों आ रहा है, और फिर उसको जब सही चीज़ समझोगे तब तो सही सॉल्यूशंस पे पहुंचोगे। तो वो फीवर है, क्रेडल कैप, बहुत सारे न्यू मदर्स के क्वेश्चंस होते हैं कि फिर टमी टाइम एक नई एक्सरसाइज है, या पहले तो किसी ने सुनी नहीं थी, अब टमी टाइम कराओ। तो जो कॉमनली आस्क्ड क्वेश्चंस हैं न्यू पेरेंट्स के, वो फिर एक अलग हमने चैप्टर बना दिया है कि उसमें वो आंसर हो जाएंगे। सो आई ट्राई टू आंसर मोस्ट ऑफ द थिंग्स विच कॉमनली आर आस्क्ड in first couple of years, 3 years. So चैट जीपीटी से बार बार आपको पूछना पड़ेगा। इससे अच्छा है कि आप बच्चों की डॉक्टर पढ़ो बाय डॉक्टर माधवी भारद्वाज। आराम से आपके पास रहेगी, 1 बार 2 बार जितनी मर्जी बार पढ़ो, एक ही बार लेनी है, पैकेज लेने की जरूरत नहीं है। ये भी सही है। सो थैंक यू सो मच मैम फॉर कमिंग इन आवर स्टूडियोज एंड ये नॉलेज शेयर करने के लिए। आई एम श्योर कि बुक पढ़ने के बाद जो जितने भी न्यू पेरेंट्स अब बनने वाले हैं, जो सोच रहे हैं, उनकी बहुत बड़ी मदद होने वाली है। एंड बार बार इंटरनेट की तरफ नहीं देखना पड़ेगा। अगर किसी और जगह है जहाँ इंटरनेट नहीं चलता है, तो ये बुक काम आएगी। यस, आई होप सो। आई होप द नॉलेज रीचेज मेनी मोर people. Yeah. So thank you so much for coming to our studios and thank you so much once again. Thank you so much.